सादर नमन। हमारा आज का विषय है विराम चिन्ह। ठीक है जी, आपके व्याकरण के ही अभी पहले हम प्रश्न कर रहे हैं और ये आपका नेक्स्ट पार्ट है विराम चिन्ह, जिसको हम आज करेंगे। विराम चिन्ह के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा वैसे तो। चलो आज हम जो शुरू करते हैं कि ये होता क्या है, इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं और बाद में इसके चिन्ह भी देख लेते हैं कि जो कौन कौन से इसके चिन्ह होते हैं, उनका नाम क्या है चिन्हों का। ठीक है, वो सारे। अब देखो बोल रहे कि हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आने के पश्चात हुआ। कब? जब हम अंग्रेजी भाषा के संपर्क में आए और उसके बाद किसका चिन्ह शुरू हुआ, आरंभ किसका हुआ? विराम चिन्हों का। अब देखो कि विराम चिन्हों द्वारा भाषा की रचना को बड़ा सहयोग मिलता है। बिना ठीक ठीक विराम चिन्हों के भाषा के भावों की अभिव्यक्ति होनी असंभव है। ठीक है, अगर हमें विराम चिन्हों का अच्छी तरह से पता नहीं होगा कि कौन कौन कहाँ लगने हैं, तो उससे क्या होगा कि जो भावों की अभिव्यक्ति है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे आता है कि भाव तथा विचारों का भाषा में नियमित रूप से क्रम उसी समय स्थापित होता है जब विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होता है। ठीक है, कब होता है? वो बोल रहे हैं कि भाव तथा विचारों का भाषा में नियमित रूप से क्रम, कब शुरू होता है उसका क्रम? नियमित रूप से भाषा और विचारों का, जब विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होता है। ठीक है, जब हमें पता हो कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ आना है, तब भाषा का उचित प्रयोग होता है। आगे देखो, विराम चिन्ह की परिभाषा एवं उद्देश्य कि लिखते समय शब्दों, वाक्यों और उपवाक्यों को पृथक करने के लिए अनेक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, पृथक अर्थात इनको अलग करने के लिए शब्दों, वाक्य और उपवाक्यों को बनाते हैं ना, पहले शब्द आते हैं, फिर वाक्य, फिर उसके उपवाक्य, उनको क्या है, अलग करने के लिए अनेक चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन्हें मोटे तौर पर विराम चिन्ह कहते हैं। जो विराम चिन्ह का सामान्य अर्थ है रुकना। क्या अर्थ है विराम का? रुकना। ठीक है, विश्राम, रुकना। आगे परंतु विराम चिन्ह में अनेक ऐसे चिन्ह भी शामिल हैं जिनका उद्देश्य अर्थ या भाव को स्पष्ट करना होता है। जिनका उद्देश्य क्या रहता है? या तो अर्थ को स्पष्ट करना रहता है या फिर भाव को, केवल रुकने का संकेत देना नहीं। ठीक है, उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग ना होने पर अर्थ अस्पष्ट रह जाता है। अगर ठीक तरह से विराम चिन्हों का उपयुक्त ठीक है, जो विराम चिन्ह हमें पता ना होगा कि कौन से लगने हैं, तो क्या हो जाएगा? अर्थ में अस्पष्टता आ जाएगी और कहीं कहीं भ्रामक भी हो जाता है। ठीक है, कई बार हमें उनसे भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि जी कौन से विराम चिन्ह यहाँ पर आने थे। और ठीक है, जब हम वो वाक्य पढ़ेंगे अगर उसमें गलत उपयोग होगा विराम चिन्ह का, तो उससे भ्रम की उपस्थिति हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से हैं आपके। ये देखो, पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। ठीक है, इसका जो चिन्ह है वो ध्यान देना है कि आपको चिन्ह, उसका नाम क्या है और उसका चिन्ह है क्या। आगे आता है अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम जिसको कॉमा बोलते हैं। बाद में आता है अर्ध विराम, इसका क्या है? ये वाला चिन्ह। प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक। ठीक है, उदाहरण चिन्ह, उदाहरण देखना, आप उदाहरण लिखते हो किसी चीज़ की, ये वाला प्रयोग करते हैं ना, ये उदाहरण। आगे आता है निर्देश चिन्ह, निर्देश देते हैं जब, ये वाला। ठीक है, विवरण चिन्ह, ये विवरण है। योजक चिन्ह, ये योजक है। कोष्टक, ठीक है, जिसको आप ब्रैकेट बोलते हैं उसको हिंदी में कोष्टक। आगे आता है संक्षेप चिन्ह, ये वाला संक्षेप चिन्ह है। आगे देखो टिप्पणी में क्या दिया गया है। पूर्ण विराम का परंपरागत चिन्ह, ये जो खड़ी पाई है। ठीक है, क्या कहते हैं कि पूर्ण विराम का परंपरागत चिन्ह क्या है? खड़ी पाई। किंतु इधर अंग्रेजी के प्रभाव से कुछ लोगों ने अंग्रेजी के फुल स्टॉप समझते हैं जो बिंदी वाला होता है, चिन्ह का पूर्ण विराम चिन्ह के रूप में प्रयोग शुरू कर दिया है। ठीक है, कई लोगों ने क्या कर दिया, जो खड़ी पाई होती है, जे वाला डंडी वाला, ठीक है, इसको क्या कर दिया, किसी ने फुल स्टॉप लिखना शुरू कर दिया इसको। आगे देखो, लेकिन वो क्या है, वो अंग्रेज़ी का है, लेकिन हिंदी के लिए खड़ी पाई ही आएगा, उसके लिए फुल स्टॉप नहीं लिखना, वो बिंदु नहीं इसमें डालना। आगे हम देखते हैं कि पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम क्या है? इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण या समाप्त होने पर किया जाता है, जब या तो वाक्य पूरा हो जाए, जब समाप्त हो जाए। जैसे राम मेरा भाई है। ठीक है, इसकी टिप्पणी देखो क्या बोलते हैं कि प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता। ठीक है,
इनमें नहीं होता प्रश्न में, क्योंकि वहाँ पर प्रश्नवाचक का चिन्ह रहेगा और विस्मयादि में विस्मयादि का, ठीक है, उसमें पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं रहता, क्योंकि उनके लिए अलग विराम चिन्ह निहित है, ठीक है। आपको पता है कि प्रश्न के लिए ये वाला है और विस्मयादि के लिए अलग अलग चिन्ह है, विस्मयादि बोधक, ठीक है, ये वाला जो भी। आगे देखते हैं। आगे देखो अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है, ठीक है। पूर्ण विराम के पश्चात सबसे अधिक अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। सबसे अधिक किसका प्रयोग होता है, जो अल्प विराम का। सबसे ज़्यादा एक पूर्ण विराम का होता है, दूसरा अल्प विराम जिसको कोमा बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अल्प विराम में सबसे कम रुकना पड़ता है। इसमें क्या है, सबसे कम रुकते हैं हम। इसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। पहला है जब एक ही वाक्य या वाक्यांश में एक ही तरह के अर्थात संज्ञा, क्रिया विशेषण आदि के दो से अधिक शब्द एक साथ आए तो उनके बीच अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो कैसे, जब हम बोलते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता भारत के महानगर हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्प विराम लगा हुआ है। ये क्या है, एक ही, जब इसमें क्या हो रहा है, एक ही वाक्यांश में एक ही तरह के जैसे संज्ञा आ रही है, जहाँ पर संज्ञा शब्द आ रहे हैं, ठीक है, सभी के सभी, तो ये क्या है, इसमें लगेगा अल्प विराम। आगे देखो, आगे है मैं वहाँ गया, उनसे मिला और लौट आया, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, अल्प विराम लगना है, मैं वहाँ गया, ठीक है। अगर हम ऐसे बोल देते मैं वहाँ गया, उसे मिला और लौट आया, तो हमने रुकना कहाँ था, हमें पता ही नहीं चलना था कि हमने रुकना कहाँ है। तो इनसे ये पता चलता है कि हमने रुकना क्या, मैं वहाँ गया, रुकिए, उनसे मिला और लौट आया। आगे देखो, आगे जो शब्द है धीरे धीरे, चुपके चुपके, दबे पाँव चले आओ, ठीक है, ये सारे जो शब्द मिलते जुलते हैं उनके साथ क्या है, जिसका 2 बार इसका प्रयोग हो रहा है धीरे धीरे, उसके साथ जोजक चिन्ह लगा है और साथ में क्या है, अल्प विराम लग रहा है। आगे इसकी कंडीशन देखो, आगे का नियम क्या है, वो बोलते हैं जब एक ही वाक्य में एक ही तरह के शब्दों के जोड़े हो, ठीक है, ये जो जोड़े हमने पढ़े ना, ये तो एक तरह के जोड़े, ठीक है, इस प्रकार हो तो उन्हें अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपजप, सब विधि हाथ, ठीक है। अगर हम ऐसे लिख देते ये डालते ना कोमल, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपजश, सब विधि हाथ, क्या बनता था, हमें पता ही नहीं चलना था कि रुकना कहाँ है, ठीक है। तो जहाँ पर पता चल रहा है कि कहाँ रुकना है, हानि लाभ थोड़े टाइम के लिए, यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक रुका जाता है, हमने सबसे पहले पढ़ा है, ठीक है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपजश आदि सब विधि हाथ है, ठीक है। आगे देखो इसकी उदाहरण। आगे जो थर्ड रूल है वो देखो, जिसका थर्ड नियम है कि जब वाक्य के अंतर्गत कोई अंतर्वृत्ति वाक्यांश आए, अंतर्वृत्ति, ठीक है, जो कि एक वाक्य के अंदर ही जब एक से अधिक वाक्य आ जाए तो उसके आरंभ और अंत में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका मित्र जिसे आपने भेजा था वह मुझसे मिला था, आपका मित्र लग गया यहाँ पर, जिसे आपने भेजा था, ठीक है, वह मुझसे मिला था। आगे देखो नेक्स्ट, इसका नियम क्या है, जब किसी के कथन को उद्धृत किया जाना हो तो कथन से पूर्व अल्प विराम चिन्ह को प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा, हम बोलते हैं ना, जब हम इसका उद्बोध करते हैं इसको, गांधी जी ने कहा, अल्प विराम डाल देते हैं, ठीक है, बाद में उद्धरण चिन्ह लगा देते हैं, ये उद्धरण चिन्ह लगे हुए, देश की स्वतंत्रता की रक्षा युवकों को करनी है। आगे देखो जो 5th नियम है, संबोधन में यदि उसमें भावावेश ना हो भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम संबोधन करते हैं लेकिन उसमें भाव ना हो, ठीक है, मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा भाव तो नहीं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, मोहन के साथ अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। आगे 6th है, हाँ और नहीं के बाद यदि कुछ और कहना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, उसके बाद हम कुछ कह रहे हैं ना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तो हाँ के बाद क्या आएगा, अल्प विराम। इसी के साथ आगे आता है नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, ठीक है, नहीं के साथ भी लग गया। आगे देखो, आगे 7th देखो, इसका नियम है कि संयुक्त वाक्य में आश्रित उपवाक्यों के पृथक करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब संयुक्त वाक्य हो, ठीक है, संयुक्त वाक्य समझते हो ना, जैसे 2 से अधिक वाक्य हो तो उसमें क्या है, जो आश्रित उसमें उपवाक्य है उसको अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। देखो वह गरीब है पर बेईमान नहीं है, वो आ गया ना, ये दो संयुक्त वाक्य है ना, 2 वाक्य हैं, गरीब और बेईमान, लेकिन उसके लिए हमने किसका चिन्ह का प्रयोग कर लिया है, अल्प का। वह गरीब है पर बेईमान नहीं है। आ गया था तुम्हारे मन में खोट इसलिए डरते हो, खोट है के साथ अल्प वाक्य। आगे देखो जो 8th है, वाक्य में जहाँ समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे
जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल दी। ठीक है, पहुंचा आ गया यहाँ पर अव्यय। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय आ गया था। मैं मानता हूँ वह बहुत बड़ी कहानीकार है, मानता हूँ लग गया इसके साथ। आगे देखो जो 9th है, वाक्य में जहाँ क्रिया की पुनर्वृत्ति अभिष्ट होगा, क्या हो, क्रिया की पुनर्वृत्ति हो, कि उसको 2 बार बताया गया हो। ठीक है, दोबारा से आई हो, अभिष्ट हो पर की ना जाए, लेकिन वो की नहीं जाती। ठीक है, जो पुनरावृत्ति है, ठीक है, जो दोबारा का भाव है वो अभिष्ट है, लेकिन पर की नहीं जाए, वहाँ भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे तुम उन्हें अपने समझते हो, हमें पराया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। वे अवश्य प्रथम आएगा, तुम नहीं। यहाँ पर क्या है, अल्पविराम का प्रयोग किया जाएगा। इसमें क्रिया की पुनर्वृष्टि है, लेकिन वहाँ की गई नहीं गई, क्रिया दोबारा से लगाई नहीं गई, इसीलिए वहाँ पर क्या है, अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। आगे देखो 10th पॉइंट, कि सर्वनाम का लोप होने पर भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे जो पहले आए ले जाए। ठीक है, यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया, जो पहले आए, नहीं तो यहाँ पर हम लिख रहे वह ले जाए, वह तो हमने लिखा नहीं, वह ले जाए। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, वहाँ पर अल्प चिन्ह का प्रयोग कर दिया। ठीक है, आगे देखो 11th पॉइंट है, वाक्य में किसी भी विवरण के हिस्सों को अलग करने के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह गोरा लंबा नीली कमीज पहने मेरा भाई है। ठीक है, यहाँ पर किया क्या ना, जो विवरण है वो हम विवरण बता रहे हैं कि वो कैसा कैसा है, तो वहाँ पर क्या है, उनको अलग करने के लिए है किसका प्रयोग हो रहा है, अल्पविराम का। आगे देखो इसका जो 11th नियम है, जो लास्ट वाला, वो है कि बड़ी संख्याओं में 1000 लाख करोड़ आदि को अलग करने के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 65, ठीक है, 92, 812, जैसे हम लिखे 10,000 तो 10 के बाद भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 1 लाख लिखे तो तब भी हम प्रयोग करते हैं इन सब का। ठीक है, जो संख्याओं में भी प्रयोग होता है अल्पविराम का। आगे देखो, आगे है अर्धविराम, जो 3rd है। हिंदी में अर्धविराम का प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है, आपने देखा होगा इसका प्रयोग, ये जो चिन्ह है इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसके द्वारा एक वाक्य का दूसरे वाक्य से दूर का संबंध दिखलाया जाता है। क्या है कि एक वाक्य दिया गया है और जो दूसरा वाक्य वो उनसे इतना मैच नहीं करता, मैच कर रहा है लेकिन उसका दूर का संबंध है जैसे। ठीक है, देखो कैसे इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। इसकी स्थितियाँ देख लो कौन कौन सी बनती हैं। जब संयुक्त वाक्य के प्रधान वाक्य में कोई विशेष संबंध नहीं रहता तो अर्धविराम के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे फलों में आम का फल सर्वश्रेष्ठ माना गया है, परंतु कश्मीर में कुछ अन्य प्रकार के फल पाए जाते थे। देखो इतना इनका संबंध तो नहीं है ना, जो प्रधान वाक्य हैं कि फलों में आम का फल सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ये क्या है, प्रधान वाक्य। और इसका जो दूसरा वाक्य है, ठीक है, ये वाला, परंतु कश्मीर में कुछ अन्य प्रकार के फल पाए जाते हैं, इसमें इसका ज़्यादा संबंध नहीं है। ठीक है, दूर का संबंध है। देखो क्योंकि फल की बात है, इसीलिए जो दूर का संबंध बातें कर रहा है, दूर की। आगे देखो इसके उदाहरण देखते हैं और भी। ख देखो, जो ख में क्या दिया गया है कि राम शांत स्वभाव का था, मोहन क्रोधी। अभी देखो राम और क्रोधी, इनका संबंध दूर का है। ठीक है, कोई आसपास का संबंध नहीं है, तो लेकिन उसमें क्या डाल दिया इन्होंने, कौन सा चिन्ह डाल दिया, अर्धविराम का। आगे आता है जो 2nd पॉइंट है, विकल्प से अंतिम समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े जाने वाले पूरे वाक्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, वह मिले, मुझे देखा भी परंतु बातें ना हो सकी। यहाँ पर क्या है, अंतिम समुच्चय बोधक द्वारा जोड़े जाने वाले, ये पूरा वाक्य। ठीक है, इसको पूरा करने के लिए क्या लगा दिया गया है, अर्धविराम। नेक्स्ट देखो इसका 3rd क्या बोल रहा है, एक ही मुख्य वाक्य पर ठहरे हुए वाक्यों के बीच में भी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखो इसमें मुख्य वाक्य क्या है, उसमें अनेक तरह के जो छोटे वाक्य डाले गए हैं, उसके लिए भी जो बोलता है, जब तक हमारे देश में भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तब तक उन्नति नहीं कर सकता। जब प्रमुख वाक्य है, प्रमुख वाक्य को जोड़ने के लिए कौन से किसके चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, अर्धविराम का। आगे जो नेक्स्ट आता है वो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, अभी हम प्रश्नवाचक चिन्ह करेंगे, ये तो आपको सभी को ही पता होगा वैसे तो, कि
प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहले, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है उसके अंत में, ठीक है, लगेगा प्रश्नवाचक। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, ये तो पता ही कि प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे है, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द ना होने पर भी वाक्य का लहजा प्रश्नवाचक हो, ठीक है, उसका जो वाक्य उसका प्रयोग किया गया है वो तो प्रश्नवाचक नहीं है, लेकिन उसका लहजा क्या है, प्रश्नवाचक ही है, तो वहाँ पर भी प्रयोग होगा। जैसे आप भी पहुँच गए, भोजन करेंगे, ठीक है, लग रहा है ना, लहजा क्या है, प्रश्नवाचक, इसीलिए। आगे जो थर्ड नियम है बोलता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कोष्टक में भी किया जाता है। कब, जब लिखने वाला अपनी लिखी बात के प्रति निश्चित मत ना रखता हो। जैसे कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ, उसने ये प्रश्नवाचक डाल दिया क्योंकि वो खुद भी निश्चित नहीं है कि 1398 में ही हुआ था, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने इनका जन्म अलग अलग बताया है, इसीलिए। आगे उन्होंने सूरदास जन्म से अंधे थे, अब उसने प्रश्न छोड़ दिया क्योंकि वो निश्चित नहीं है, उनको क्या पता था कि वो अंधे थे या नहीं, ठीक है। आगे देखो, विस्मया, ठीक है बेटा, तो ये थे आपके विराम चिन्ह। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के, आज हमने 5 किए हैं और आगे 6 आपके और रह गए हैं, वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये आना नहीं है कि विराम चिन्ह क्या है, ठीक है, इसका उदाहरण दो, ये नहीं आना आपको, सीधे आपको वाक्य आएंगे तो आपने उसमें ये डालने हैं विराम चिन्ह, ठीक है। ये सारे आपके नियम थे करने के लिए। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।